नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाएंगे, फिर आज के सेशन की ब्लॉग शुरुआत करेंगे और हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने औरंगजेब के विरुद्ध जाटों का नेतृत्व किया था? बताइएगा क्या जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो औरंगजेब के समय में जाटों का विद्रोह हो रहा है, और इस जाटों के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा है? गोकुल है, राजा राम है, चूड़ामन है, या फिर सूरजमल है? तो पहले प्रश्न का आप सभी लोगों को आंसर करना है। औरंगजेब के विरुद्ध जाटों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? क्या आंसर हो जाएगा? गोकुल है, चूड़ामन है, राजा राम है, या फिर सूरजमल है? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, गोकुल है। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो पहले प्रश्न की बात करेंगे, पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देगा। गोकुल के नेतृत्व में जो जाट हैं वो औरंगजेब के समय में विद्रोह कर रहे हैं। ऑप्शन संख्या ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, मीर सैयद अली हमदानी एक सूफी थे, चिश्तिया जो है सिलसिले के, कुबराविया सिलसिले के, कलंदरिया सिलसिले के, या फिर सत्तारिया सिलसिले के? ठीक है, तो दूसरा प्रश्न आपके सामने है, मीर सैयद अली जो है तो ये एक सूफी संत है, और किस सिलसिले के हैं? चिश्तिया के, कुबराविया के, कलंदरिया के, या फिर सत्तारिया के? तो किस शाखा के अगर हम लोग बात करेंगे क्या आ जाएगा? तो मीर सैयद अली, तो ये क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, कुबराविया सिलसिले के एक सूफी संत थे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से हमें सिंध के विजय की जानकारी मिलती है? बताइएगा क्या आ जाएगा। तो देखो, भारत पर अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी जिन्होंने आक्रमण किया, सबसे पहले अरब आक्रमणकारी थे। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले मुस्लिमों में भारत पर किसने आक्रमण किया, अरबों ने किया, तुर्कों ने किया, फारसियों ने किया, किसने किया? तो सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले अरब आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया था। और जो पहला आक्रमणकारी था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, क्या नाम था? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, और इस मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है, कहाँ पर? तो सिंध पर आक्रमण किया था। और आपसे पूछा जाए कि कब किया था, तो याद रखेंगे 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब आक्रमणकारी है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है जो भारत पर आक्रमण करेगा, सिंध पर आक्रमण करेगा। और उस समय सिंध का जो राजा था वो था दाहिर। ठीक है, कौन था? उस समय जो सिंध का राजा था दाहिर था। और याद रखिएगा, जो मोहम्मद बिन कासिम है ना, ये पहला राजा है जो क्या कर रहा है, जो भारत में सिंध क्षेत्र में अगर हम लोग बात करेंगे तो जजिया कर लागू कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? तो हिंदुओं पर जजिया कर लागू कर रहा है, सिंध वाले क्षेत्र में जजिया कर लागू कर रहा है। पहला व्यक्ति कौन है? पहला शासक है मोहम्मद बिन कासिम। तो आपसे ये पूछ रहा है कि ये सिंध विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या आंसर करेंगे? तो ऑप्शन संख्या आपका बी हो जाएगा, चचनामा से। ठीक है, अरबों की सिंध विजय का उल्लेख जो है, विवरण जो है, ये हमको चचनामा से मिलता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने को ही किस प्रकार का विभाग था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा क्या जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करेंगे। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, MBT जो है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उन सब को यहाँ पर हम लोग देखने का काम करेंगे। तो देखो, एक तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, तो ये अपने राजधानी परिवर्तन के लिए जाना जाता है। ठीक है, इसने क्या किया था? इसने राजधानी परिवर्तन किया था, पहले दिल्ली से दौलताबाद और फिर दौलताबाद से दिल्ली, तो राजधानी परिवर्तन किया था। साथ ही साथ इसको याद रखेंगे, जो मोहम्मद बिन तुगलक है ये सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, क्या किया था इसने? तो इसने सांकेतिक मुद्रा चलवाई थी। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की, तो इसके समय में 1333 में, ठीक है, क्या हो रहा है? 1333 में मोरक्को से, ठीक है, कहाँ से? तो मोरक्को से इब्न बतूता भारत आ रहा है। ठीक है, कौन आ रहा है? तो इब्न बतूता जो है तो ये भारत आ रहा है। और इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? तो आप कहोगे रहला है। ठीक है, क्या है? तो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम रहला है, जो कि इसने अरबी भाषा में लिखी थी। ठीक है, कौन सी? तो अरबी भाषा में इसने रहला नामक पुस्तक लिखी थी। इब्न बतूता की पुस्तक है, 1333 में मोरक्को से आ रहा है। साथ ही साथ आप याद रखेंगे, MBT के समय में 1336 में, ठीक है, क्या हो रहा है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, और ये कौन करेंगे? हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर रहा है। साथ ही साथ आपको याद रखना है, MBT के समय में 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो रही है। ठीक है, कौन से?
तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना होगी 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब काम मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हो रहा है और मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना की थी और ये कृषि विभाग से संबंधित है। ठीक है, किससे? तो ये कृषि विभाग से संबंधित। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। कृषक वर्ग की कोई भी महिला बिना आभूषणों के नहीं देखी जा सकती थी, ये कथन किसका है? तो बताइएगा बर्नी का, अमीर खुसरो का, इब्न बतूता का या फीफ का? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो कृषक वर्ग की कोई भी महिला बिना आभूषणों के नहीं देखी जा सकती थी, ये किसका कथन है? बताएंगे क्या आ जाएगा? किसने कहा है कि जो गरीब घर की, कृषक समाज की, कृषक वर्ग की जो महिला होती थी उनको भी आप बिना आभूषणों के नहीं देख सकते थे, इतनी इस समय की अच्छी व्यवस्था थी। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है अफीफ का। ठीक है, किसका? अफीफ का है। और किसके संदर्भ में ये बात कह रहा है? तो आप कहोगे फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में। ठीक है, किसके? फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में। ठीक है, तो जो अफीफ है तो ये लिख रहा है किसके समय में? फिरोज शाह तुगलक के समय में। कि फिरोज शाह तुगलक के समय में इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि जो कृषक वर्ग के लोग हैं ना वो भी इतना संपन्न थे कि उनके घर की कोई भी महिला बिना आभूषणों के आप नहीं देख सकते थे। ठीक है, अफीफ की पुस्तक का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। ठीक है, क्या है? तो अफीफ की एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही है। ठीक है, क्या है? तारीख ए फिरोज शाही है। ठीक है, तो अफीफ की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी एक पुस्तक है जिसका नाम आपको याद रखना है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है तारीख है फिरोज शाही। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपना नाम सिक्के से हटाने का आदेश दिया था? बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान है जिसने अपना नाम सिक्कों से हटाने का आदेश दिया है? अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, मुबारक शाह खिलजी या फिर इब्राहिम लोदी है? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपना नाम सिक्कों से हटाने का आदेश जारी किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, इसने अपने शासन के अंतिम समय में क्या किया था? एक आदेश जारी किया था और जिसमें उसने कहा था कि सिक्कों से मेरा नाम हटा करके खलीफा का नाम वहां पर किया जाए। ठीक है, क्या किया जाए? तो सिक्कों से अपना नाम हटवा करके क्या कर रहा है? खलीफा का नाम सिक्कों पर लिखवा रहा है। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित बादशाहों में से किसने कविंद्राचार्य सरस्वती के निवेदन पर बनारस एवं इलाहाबाद पर लगने वाले तीर्थयात्रा कर को माफ कर दिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएगा क्या जाएगा? तो कौन सा ऐसा मुगल बादशाह है जिसने क्या किया? जिसने तीर्थयात्रा कर को समाप्त किया? अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां या फिर बहादुर शाह? क्या हो जाएगा? तो कौन सा मुगल बादशाह है जिसने कविंद्राचार्य सरस्वती के कहने पर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? बनारस और इलाहाबाद में हिंदुओं पर जो तीर्थ यात्रा कर लगता था उसको जो है माफ कर दिया था। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, शाहजहां हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? शाहजहां। और शाहजहां का जो समय है ना, ये मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, क्या होता है? तो मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। याद रखेंगे क्या होता है? मुगल स्थापत्य कला का, ठीक है, स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन एज कहा जाता है। याद रखेंगे, स्वर्ण युग कहा जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया? बताएंगे क्या जाएगा? तो कौन सा दिल्ली का कौन सा प्रथम सुल्तान है जिसने दरबार में क्या किया? जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नासरुद्दीन महमूद या फिर बलबन? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। सभी मेरे भाई बहन फटाफट आंसर करेंगे और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ रहे हैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर कर दिएगा। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, बलबन। बलबन के संदर्भ में लोग बात करेंगे तो आपको पता है इसने क्या किया था? इसने पारसी नौरोज त्योहारों की शुरुआत की थी। ठीक है, क्या किया? तो पारसी नौरोज त्योहारों की शुरुआत की। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो इसने सिजदा और पैबोस को भी लागू किया। ठीक है, क्या किया? तो सिजदा और पैबोस को लागू किया, पारसी नौरोज त्योहारों की शुरुआत की। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो इसने तुर्कान ए चहलगानी का अंत करवा दिया। जो 40 तुर्क सरदारों का दल था उसका इसने क्या कर दिया? तो तुर्कान ए चहलगानी का इसने 40 तुर्क सरदारों के दल का अंत करवा दिया था। किसने? बलबन ने करवा दिया था। ठीक है, याद रखिएगा किसने? तो बलबन ने करवा दिया। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये सब साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो रक्त एवं लौह की नीति के लिए कौन जाना जाता है? तो याद रखिएगा रक्त एवं लौह की नीति के लिए अगर हम लोग बात करें तो रक्त एवं लौह की नीति के लिए बलबन को जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया था तथा उन्हें भारतीय वातावरण में अनुकूल समन्वित किया था? बताइएगा क्या जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या जाएगा? तो किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया था और उसने क्या किया था और उन्हें भारतीय वातावरण में अनुकूल समन्वित किया था? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या आ जाएगा? चलो फटाफट बताओ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, इल्तुतमिश कर दोगे। ठीक है, कौन है? तो इल्तुतमिश है। अच्छा, इल्तुतमिश के संदर्भ में अगर हम लोग बात करेंगे तो इल्तुतमिश को आप याद रखेंगे, ये इसे गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं तो इसको गुलाम वंश का क्या करते हैं तो वास्तविक संस्थापक भी कहते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश को इसने चांदी का टंका चलवाया। ठीक है, क्या किया तो चांदी का टंका चलवाया। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो तांबे की जीतल मुद्रा, ठीक है क्या है तो तांबे की जीतल मुद्रा का प्रचलन करवाया था। ठीक है, चांदी का टंका और तांबे की जीतल मुद्रा का प्रचलन किसने? इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश जो है तो ये क्या है तो ये वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, गुलाम वंश का। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। साथ ही साथ इसने क्या किया तो इसने तुर्कान चहलगानी 40 तुर्क सरदारों के एक दल का गठन किया। ठीक है, क्या किया तो तुर्कान चहलगानी 40 तुर्क सरदारों के एक दल का गठन किया। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। चांदी का टंका तांबे की जीतल मुद्रा का प्रचलन करवाया। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो 1229 में जो बगदाद के खलीफा है तो खलीफा से अपने पद की स्वीकृति भी ले रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है तो खलीफा से अपने पद के लिए मान्यता भी प्राप्त कर रहा है, स्वीकृति भी प्राप्त कर रहा है। साथ ही साथ इसके समय में पहला मंगोल आक्रमण अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला मंगोल जो आक्रमण है, पहला मंगोल आक्रमण किसका हो रहा है तो आप कहोगे चंगेज खां का। ठीक है, पहला मंगोल आक्रमणकारी कौन है तो आप कहोगे चंगेज खां। और चंगेज खां का आक्रमण किसके समय में हुआ था तो आप कहोगे इल्तुतमिश के समय में हुआ था। पहला मंगोल आक्रमण चंगेज खां के समय में हुआ था, चंगेज खां का हुआ था इल्तुतमिश के समय में। तो इतनी सारी चीजें इल्तुतमिश के संदर्भ में आपको याद रखनी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित सूफी संतों में से किसमें संगीत निषिद्ध है? ठीक है, बताइएगा। तो सूफी अगर हम लोग बात करेंगे कौन सा सूफी सिलसिला है, कौन सा सूफी शाखा है जिसमें संगीत जो है वो निषिद्ध है? नक्शबंदी है, चिश्तिया है, कलंदरिया या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा तो अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा सूफी सिलसिला है जिसमें क्या है जिसमें संगीत जो है वो प्रतिबंधित है? क्या हो जाएगा आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या ए कर दोगे, नक्शबंदी। क्या है नक्शबंदी है, ना है, ना मतलब ना है मतलब मना है। ठीक है, याद रखिएगा नक्शबंदी सिलसिला। और याद रखिएगा ये जो है ये क्या है तो ये सबसे कट्टर सिलसिला था। ठीक है, क्या है था तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे कट्टर जो सिलसिला था वो नक्शबंदी सिलसिला था। और औरंगजेब जो है वो इसी का अनुयायी था। ठीक है, औरंगजेब की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित था औरंगजेब। ठीक है, हम याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया था कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व जो है वो 1/10 या 1/11 से अधिक नहीं की जा सकती? तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान इसने किया था? दिल्ली का कौन सा सुल्तान है जिसने आदेश जारी किया कि किसी भी स्थिति में एक वर्ष में भू राजस्व 1/10 या फिर 1/11 से अधिक नहीं होना चाहिए? क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर सिकंदर लोदी? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में याद रखेंगे तो ये क्या है तो ये तुगलक वंश का संस्थापक है। ठीक है, क्या है तो तुगलक वंश का क्या हो जाएगा तो तुगलक वंश का संस्थापक है। साथ ही साथ आपको याद रखेंगे किसी को गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, ये प्रारंभिक समय में इसका नाम क्या था? गाजी मलिक था। इसको गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। और दिल्ली सल्तनत में अगर हम लोग बात करेंगे तो नहरों का निर्माण कराने वाला पहला राजा। ठीक है, नहरों का निर्माण अगर हम लोग बात करेंगे नहरों का निर्माण कराने वाला पहला राजा कौन है? तो पहला जो राजा है नहरों का निर्माण कराने वाला पहला राजा जो है तो वो कौन है? तो वो गयासुद्दीन तुगलक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए? बताइएगा क्या हो जाएगा तो पहला मुगल शासक कौन है जिसने राजा के चित्र के साथ सिक्के जारी किए? हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो कौन सा राजा है जिसने अपने या फिर कहें राजा के चित्र के साथ सिक्कों को जारी किया? सिक्कों पर राजा के चित्र अंकित होते थे, किसने जारी किया? हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, कौन है तो जहांगीर है। और जहांगीर का जो समय है
तो ये मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है, किसका? तो चित्रकला का अगर हम लोग बात करेंगे तो चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। किसका? जहांगीर का समय कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। जहांगीर ने न्याय करने के लिए क्या किया था? तो न्याय करने के लिए इसने सोने की जंजीर लगवाई थी। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा मुगल बादशाह है जो न्याय करने के लिए सोने की जंजीर लगवाया था? तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा आपका? सी हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लंदन का एक व्यापारी जो 1603 में आगरा पहुंचा था, कौन था बताइएगा? तो लंदन का एक व्यापारी है जो 1603 में क्या हो रहा है? जो 1603 में आगरा पहुंच रहा है, तो कौन है बताएंगे? रॉल्फ फिंच है, मेडन हॉल है, थॉमस रो है, या फिर हॉकिंस है? क्या हो जाएगा? तो लंदन का एक व्यापारी जो 1603 में आगरा पहुंच रहा है, कौन हो जाएगा? जॉन मिडन हॉल हो जाएगा। और ये किसके समय में? तो ये अकबर के समय में आया था। ठीक है, किसके समय में? तो जॉन मिडन हॉल की बात करेंगे तो ये अकबर के समय में आ रहा। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ आपको पुस्तकों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ आपको दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो लेखकों के नाम दिए गए हैं और आपको मिलान करना है। तो चलिए फटाफट सभी लोग मिलान कर देंगे। एक तरफ आपको महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ आपको लेखकों के नाम दिए गए और आपको मिलान करना है। देखो अगर हम लोग बात करेंगे तबकात अकबरी, तो ये किसकी? तो ये तो निजामुद्दीन की पुस्तक है। पहले का चौथा आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन संख्या ए करेक्ट हो जाएगा। तारीख रसीदी अगर हम लोग बात करेंगे तो मिर्जा हैदर की। तारीख शेरशाही अगर हम लोग बात करेंगे अब्बास खान शेरवानी की। और तारीख दिलकुशा अगर हम लोग बात करेंगे तो भीमसेन कायस्थ की। तो पहले का चौथा हो गया, दूसरे का पहला हो गया, तीसरे का दूसरा हो गया और चौथे का तीसरा। बिल्कुल ऑप्शन संख्या ए ही करेक्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पर कम से कम अगर हम लोग बात करेंगे तो दो किताबों को जरूर ध्यान रखिएगा। एक तो तारीख शेरशाही है और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तारीख रसीदी है। तो चारों की चारों आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम इन दो किताबों को तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसके विरुद्ध बाबर ने चालाक अफगान कहकर हुमायूं को सचेत किया था? बताइएगा। तो बाबर ने चालाक अफगान कहकर किसको चालाक अफगान कहा था और हुमायूं को सचेत किया था कि ये चालाक अफगान है, इससे बच करके रहना? दौलत खान लोधी को, आलम खान लोधी को, बहादुर शाह को, या फिर शेर खान को? क्या हो जाएगा? तो बाबर ने चालाक अफगान कहकर हुमायूं को किससे सचेत रहने को कहा था? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, शेरशाह। शेरशाह सूरी जो है, जो शेर खां है, तो इसको बाबर ने चालाक अफगान कहा था और हुमायूं को सचेत किया था कि इससे बच करके रहना। और आगे चल करके जो ये शेर का है ना, ये क्या करेगा? तो 1539 में आपको पता है 1539 में चौसा के युद्ध में, और 1540 में अगर हम लोग बात करेंगे कौन से, तो 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में क्या करता है? हुमायूं को पराजित करता है। ठीक है, क्या कर देता है? हुमायूं को पराजित कर देता है। हुमायूं से कहता है कि तुम्हारे पिताजी समझाए थे कि हमसे बच के रहना, लेकिन फिर भी तुम्हारे समझ में बात नहीं आई। ठीक है, तो 1539 और 40 में क्या करेगा? तो हुमायूं को पराजित करता है शेर खान। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो आप कहोगे सासाराम में। ठीक है, कहाँ पर? तो सासाराम बिहार में इसका क्या है? तो इसका शेरशाह सूरी का क्या है? तो मकबरा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और शेरशाह सूरी पहला राजा है जिसने क्या किया? तो पहला राजा है जिसने क्या किया? जिसने रुपया मुद्रा की शुरुआत की। ठीक है, क्या किया? रुपया मुद्रा की शुरुआत किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे शेरशाह सूरी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु वाले कृषक, आने वाले कृषक क्या होंगे? अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक, बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं ना जिनके पास अपना खेत नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं? वो दूसरों की जो है जमीन पर, दूसरों की जो है भूमि पर जाकर के खेती करते हैं। तो वही आपसे कह रहा है कि अन्य ग्रामों से भूमि जोतने हेतु आने वाले कृषक क्या कहलाते हैं? खुदकास्ट कहलाते हैं, पाही कहलाते हैं, मुजारी कहलाते हैं, या फिर घरुवाला कहलाते हैं? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाही कहलाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? तो अन्य गांवों से भूमि जोतने के लिए जो किसान आते हैं उनको क्या कहते हैं? पाही कहते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक नियंत्रण किसके हाथ में था? आपको पता है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हो रहा है ना, ये कब हो रहा है? ये 1761 में हो रहा है। ठीक है, कब हो रहा है? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हो रहा है। ठीक है, किसके किसके बीच होगा? तो आप कहोगे एक तरफ तो मराठे हैं। ठीक है, कौन है? एक तरफ तो मराठा है और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ अफगान है। ठीक है, तो इन लोगों के बीच में 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होगा। पहला युद्ध अगर आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे? तो आप कहोगे 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा युद्ध आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे 1556 में अकबर और हेमू के बीच। और तीसरा युद्ध जो पानीपत का होगा वो 1761 में मराठा और अफगानों के बीच होगा। और इसमें मराठा सेना का जो वास्तविक जो नियंत्रण था वो किसके हाथ में? तो आप कहोगे सदाशिव राव भाऊ के हाथ में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर देंगे। क्या आ जाएगा? तो सी आंसर कर दोगे, सदाशिव राव भाऊ के हाथ में था।
ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस बात ने मराठा राज्य पर कंपनी को निर्विवाद वर्चस्व प्रदान किया? तो क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस बात ने मराठा राज्य पर कंपनी को निर्विवाद वर्चस्व प्रदान किया? तो मराठा की बात कर रहा है, और टीपू सुल्तान तो मैसूर के थे, तो ये तो होगा नहीं। पानीपत का युद्ध, ये तो होगा नहीं। बसीन की संधि और निजाम का सहायक संधि में सम्मिलित होना। निम्नलिखित में से किस बात ने मराठा राज्य पर कंपनी को निर्विवाद वर्चस्व प्रदान किया? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, बसीन की संधि। कब हो रही है? तो 1802 में, ठीक है, बसीन की संधि हो रही है मराठों के साथ, और इस संधि के द्वारा मराठों ने क्या कर लिया था? सहायक संधि स्वीकार कर लिया था, ठीक है। क्या कर लिया था? मराठों ने सहायक संधि स्वीकार कर लिया था। और सहायक संधि स्वीकार करने वाले पेशवा कौन थे? तो पेशवा का नाम याद रखेंगे। पेशवा कौन है? तो आप कहोगे बाजीराव द्वितीय है, ठीक है। कौन है? तो पेशवा कौन है? तो आप कहोगे बाजीराव द्वितीय है, जिन्होंने 1802 में अंग्रेजों के साथ बसीन की संधि सहायक संधि स्वीकार कर ली है। ऑप्शन संख्या क्या जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे, ठीक है। और ये बसीन की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से पूछी जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ। सिख शासक रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? बताइएगा क्या हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में ये पेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, बताइएगा। तो सिख राजा है रणजीत सिंह है, और इन्होंने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? नादिर शाह से, जमन शाह से, दोस्त मोहम्मद से, या फिर शाह सूजा से? क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो रणजीत सिंह ने, ठीक है, रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, शाह सूजा से। किससे? शाह सूजा से। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ क्लाइव के द्वारा रचे गए षड्यंत्र में कौन शामिल था? आपको पता है 1757 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1757 में प्लासी का युद्ध होगा, ठीक है। किसका? तो प्लासी का युद्ध होगा। और इस प्लासी के युद्ध में अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तरफ तो रॉबर्ट क्लाइव है, जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा है, और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला है, ठीक है। कौन है? तो सिराजुद्दौला है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव क्या कर रहा है? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है, तो ये छल से, धोखे से सिराजुद्दौला के सेना के बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ मिला ले रहा है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि सिराजुद्दौला के खिलाफ क्लाइव के द्वारा रचे गए षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे अमीचंद था। साथ ही साथ मीर जाफर, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, वो भी क्या करेगा? वो भी रॉबर्ट क्लाइव के साथ जा करके मिल जाएगा। और यही बड़ा कारण है कि सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार जाते हैं। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल अरबी, फारसी और बंगाली तीनों भाषाओं का जानकार था? कौन सा गवर्नर जनरल है जो अरबी भी जानता था, फारसी भी जानता था और बंगाली भी जानता था? क्लाइव है, कॉर्नवालिस है, विलियम बेंटिक है, या फिर वारेन हेस्टिंग्स है? कौन सा गवर्नर जनरल अरबी, फारसी और बंगाली तीनों का जानकार है? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा, ठीक है। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स है। और इसके संदर्भ में आप याद रखेंगे ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है, ठीक है। क्या है? तो बंगाल का पहला, ठीक है, क्या है? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? क्या आंसर कर दोगे? तो आपको दोगे वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में फैक्ट्री के दुर्गीकरण का तात्पर्य क्या था? तो भारत में ब्रिटिश शासन के आरंभ में, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो पहले तो इन लोगों ने आराम से, शांति से व्यापार करना प्रारंभ किया। लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? अपने फैक्ट्री का दुर्गीकरण करने लगे। तो दुर्गीकरण से तात्पर्य क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? जहां कंपनी के अधिकारी कार्य करते थे उस व्यापारिक स्थल की सुरक्षा, पण्य उत्पादन केंद्र की सुरक्षा, यूरोप को भेजने वाले संग्रहित माल गोदाम की सुरक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे यूरोप को भेजने हेतु जो संग्रहित माल गोदाम होता था, जहां पर ये अपना सारा सामान रखते थे, उसकी सुरक्षा करना। भारतीयों से सामान लूट करके जहां पर ये सुरक्षित रखते थे, जिन सामानों को जहां से ये यूरोप भेजने का काम करते थे, उनको क्या कर दिया? उनको सुरक्षित करने का काम किया, ताकि भारतीयों की नजर में ना पड़े, क्योंकि भारतीयों को पता चलेगा तो फिर भारतीय क्या करेंगे? विरोध करेंगे। करीम खां, वासिल मोहम्मद और चीतू, ये कौन थे? मुगल सरदार थे, टीपू सुल्तान के सेनाधिकारी थे, पिंडारी नेता थे, या फिर बंगाल के नवाब के अधिकारी थे? क्या हो जाएगा बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे करीम खां, वासिल मोहम्मद और चीतू, ये सारे लोग कौन थे? तो आंसर कर दोगे आप लोग ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, ये लोग पिंडारी नेता थे, ठीक है। कौन थे? तो पिंडारी नेता थे। और ये लोग मराठों के साथ रहा करते थे, ठीक है। किसके साथ? तो ये लोग मराठों के साथ रहा करते थे। और मराठों और पिंडारी दोनों का दमन करने का श्रेय किसको जाता है? तो आप कहोगे लॉर्ड हेस्टिंग्स को, ठीक है। मराठों का दमन करना और पिंडारियों का दमन करना
दोनों के दमन का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है, इन्होंने मराठों का भी अंत किया, साथ ही साथ पिंडारियों का भी अंत किया। पिंडारी जो होते थे ये लुटेरे हुआ करते थे जो कि मराठों के साथ रहते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सूरत में फैक्ट्री निर्माण के लिए कैप्टन विलियम हॉकिंस ने किस वर्ष अनुमति हेतु मुगल दरबार में प्रयास किया था? कैप्टन हॉकिंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जहांगीर के समय में आ रहा है। ठीक है, किसके समय में? तो ये जहांगीर के समय में आ रहा है। कब आ रहा है? तो 1608 में आ रहा है। ठीक है, कब आ रहा है? तो 1608 में। अगर ये 1608 में आ रहा है तो 1606, 1605 और 1607 में कैसे अनुमति मांग सकता है? क्योंकि ये आ रहा है, खुद ही आ रहा है 1608 में, तो क्या हो जाएगा? तो 1608 में इसने जहांगीर से अनुमति मांगी थी कि भाई हम फैक्ट्री का निर्माण करना चाहते हैं सूरत में। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो डी आंसर कर देंगे। और जहांगीर ने क्या किया था? जहांगीर ने इसको फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने क्या किया था? तो जहांगीर ने इसको फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, क्या किया था? फिरंगी खां और इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान की थी। किसने? जहांगीर ने। किसको? हॉकिंस को। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय सिविल सेवा का प्रारंभ किसके समय में हुआ? कैनिंग के समय में, कर्नल के कर्जन के समय में, कार्नवालिस के समय में, या फिर डलहौजी के समय में? ठीक है, क्या हो जाएगा? तो भारतीय सिविल सेवा, सिविल सेवा आईसीएस की बात कर रहा है। आईसीएस अगर हम लोग बात करेंगे तो आईसीएस का मतलब यहाँ पर परीक्षा से है। ठीक है, किससे? तो यहाँ पर आईसीएस का मतलब क्या है? परीक्षा से। ठीक है, अगर सिविल सेवा का जनक पूछा जाए, ठीक है, क्या कर ले? अगर आपसे सिविल सेवा या फिर क्या कर ले, या फिर आपसे पुलिस सेवा का जनक पूछे तो आप क्या कहोगे? तो सिविल सेवा पुलिस सेवा का जनक कौन है? तो आप कहोगे कार्नवालिस को माना जाता है। ठीक है, किसको? तो सिविल सेवा या पुलिस सेवा का जनक किसको मानते हैं? तो आप कहोगे कार्नवालिस को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको आईसीएस दिया, इंडियन सिविल सेवा। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस की अगर हम लोग बात करेंगे, भारतीय सिविल सेवा जो है इंडियन सिविल सर्विसेज, तो यहाँ पर परीक्षा की बात हो रही है। और जब परीक्षा की बात होगी ना, तो परीक्षा किसके समय में शुरू हो रही है? तो क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे डलहौजी के समय में। ठीक है, याद रखिएगा, सिविल सेवा का जनक तो कार्नवालिस माना जाता है, लेकिन अगर हम लोग परीक्षा की बात करेंगे तो परीक्षा जो है तो वो किसके समय में? वो डलहौजी के समय में शुरू हो रही है। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर करोगे। और ये सिविल परीक्षा ये कब से शुरू हो रही है? तो आप आंसर करोगे 1853 से। ठीक है, कब से? तो 1853 आंसर कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। बेंटिक ने प्राच्य निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी, ये बात किसने कही? बताइएगा क्या जाएगा? बेंटिक ने प्राच्य निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी, ये कथन किसका है? जेरेमी बेंथम का है, लॉर्ड मैकाले का, जेएस मिल का, या फिर ग्रेनविल ऑस्टिन का? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो बेंटिक ने प्राच्य निरंकुशता में ब्रिटिश स्वतंत्रता की भावना भर दी है, किसका? तो लॉर्ड मैकाले का कथन है। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय इन्हीं को जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय अगर हम लोग बात करेंगे तो किसको दिया जाता है? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का श्रेय मैकाले को दिया जाता है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी आंसर करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 1857 के विद्रोह के असफल हो जाने पर नाना साहब का क्या हुआ? वो नेपाल भाग गए, उन्होंने अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया, उन्हें बर्मा में निष्कासित कर दिया गया, फिर उन्हें फांसी दे दी गई। तो 1857 के विद्रोह में अगर हम लोग बात करेंगे तो जब नाना साहब जो है ये असफल हो जाते हैं। अच्छा, इनका वास्तविक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे धोंधू पंत। ठीक है, क्या नाम है? तो इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या है? तो वो आप कहोगे धोंधू पंत। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या है? तो आप कहोगे धोंधू पंत है। दूसरी चीज याद रखेंगे, नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किया। ठीक है, कहां से? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किया है। और जब ये अंग्रेजों के खिलाफ असफल हो जाते हैं तो ये फिर क्या करेंगे? तो ये नेपाल चले जाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन गड़करी विद्रोह का केंद्र था? भागलपुर है, कोल्हापुर है, जोधपुर है, मिदनापुर? बताएगा क्या आ जाएगा? गड़करी अगर हम लोग बात करेंगे तो गड़करी विद्रोह जो है तो इसका केंद्र क्या था? भागलपुर, जोधपुर, कोल्हापुर, मिदनापुर? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तो गड़करी जो विद्रोह है तो इसका जो केंद्र था, चलो जल्दी से बताना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कर देंगे, कोल्हापुर महाराष्ट्र। ठीक है, क्या है? तो गड़करी विद्रोह का केंद्र जो है वो कोल्हापुर महाराष्ट्र है। ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 1857 के संघर्ष के समय रुहेलखंड का शासक कौन था? बताइएगा। तो 1857 की क्रांति में अगर हम लोग बात करेंगे तो रुहेलखंड का शासक कौन था? खान बहादुर खान, सरदार बख्त खान, शोभाराम, या फिर दाऊद खान? चलिए 81वें प्रश्न का आंसर करेंगे। सभी मेरे भाई बहन आंसर करेंगे, और जितने मेरे भाई बहन बाद में जुड़ते चल रहे हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आपसे पूछा जाता है कि 1857 के संघर्ष के दौरान रुहेलखंड या फिर कहें बरेली से
ठीक है, रुहेलखंड या फिर कहे बरेली से नेतृत्व किसने किया था, तो क्या आ जाएगा, तो आंसर कर दोगे खान बहादुर। ठीक है, किसने, तो 1857 की क्रांति के दौरान अगर रुहेलखंड बरेली की बात करेंगे तो यहाँ से नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो आप कह दोगे खान बहादुर कर रहे हैं। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का पहला अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, चलो जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना कब हो रही है, तो आप कहोगे 1851 में हो रही है। ठीक है, कब हो रही है, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हो रही है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे, तो वह आंसर कर दोगे राधाकांत देव है। ठीक है, कौन है, तो राधाकांत देव हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, भारतवर्ष में नारी आंदोलन का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसकी प्रेरणा से हुआ, बताइएगा। तो भारत में नारी आंदोलन का सूत्रपात जो है वो किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे क्या आ जाएगा। तो रमाबाई रानाडे है, एनी बेसेंट है, ज्योतिबा फूले या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो नारी आंदोलन की हम लोग बात करेंगे, तो नारी आंदोलन का जो सूत्रपात है तो वो किसके किसके जो है प्रेरणा से हो रहा है, तो आंसर कर देंगे क्या क्या हो जाएगा, रमाबाई रानाडे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर कर देंगे। ठीक है, ज्योतिबा फूले की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी, तो 1873 में अगर हम लोग बात करेंगे तो ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। और इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है गुलामगिरी थी। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसको आप याद रखेंगे, जिसका नाम क्या है, गुलामगिरी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कराने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्या आंसर हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कर दोगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पास कराने में। ये अधिनियम पास कब हो रहा है, तो 1856 में हो रहा है। और किसके समय में होगा, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, किसके समय में, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय में पास होगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, किसने कहा था यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का केवल एक भाग भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, बताइएगा किसने कहा था। किसने कहा था यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक छोटा सा हिस्सा भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है, किसने ये बात कही थी, राजा राम मोहन राय, विलियम बेंटिक, चार्ल्स डाउसन होंगे या फिर मैकाले हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक छोटा सा भाग जो है वो भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो इनको आधुनिक भारत का पिता भी कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है किसको, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और इन्होंने 1828 में क्या किया था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, क्या किया था, तो 1828 में अगर हम लोग बात करेंगे तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, भारत के लिए पहला फैक्ट्री अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में है। भारत में पहला फैक्ट्री अधिनियम या फिर कहें पहला कारखाना अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में है, 1865 में, 1875 में, 1881 में, 1891 में, क्या हो जाएगा, भारत में पहला फैक्ट्री या फिर कहें कारखाना अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में है, तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा 1881 में। साथ ही साथ याद रखेंगे 1881 में अगर हम लोग बात करें तो भारत में पहली नियमित जनगणना भी हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, तो पहली नियमित जनगणना अगर हम लोग बात करेंगे तो 1881 में हो रही है। और 1881 में ही पहला कारखाना अधिनियम आएगा। और किसके समय में आएगा, तो लॉर्ड रिपन के समय, किसके समय में, रिपन के समय में। और जो ये रिपन है ना, इनको याद रखिएगा, इनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो रिपन को स्थानीय स्वशासन का क्या करते हैं, तो जनक भी कहते हैं। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। ये पॉइंट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहते हैं, लॉर्ड रिपन को कहते हैं। इन्हीं के समय में पहली नियमित जनगणना हो रही है, पहला कारखाना अधिनियम आ रहा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, किसने इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इंग्लैंड में आपसे पूछ रहा है, इंग्लैंड में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की है, क्या हो जाएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा है, लाला हरदयाल है, एनी बेसेंट है या फिर बाल गंगाधर तिलक। देखो, अगर आपसे भारत ने पूछता कि भारत में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो आप आंसर क्या करते हैं, आप कहते हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। भारत में इन दोनों लोगों ने, ठीक है, क्या किया है, तो भारत में इन दोनों लोगों ने क्या किया है,
तो होम रूल लीग की स्थापना की है। आपसे इंग्लैंड में पूछ रहा है, इंग्लैंड में जो होम रूल लीग या फिर सोसाइटी की जो स्थापना हुई है वो की है किसने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अच्छा देखो, अगर वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र आपसे पूछा जाए तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे पटना। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या है? तो आप क्या कहोगे? तो पटना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ रहा है वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? चलो जल्दी से बताना क्या आ जाएगा? तो भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना करना। ठीक है, क्या करना? तो भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना करना, ये वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था और पटना जो है इसका मुख्य केंद्र था। ठीक है, क्या आ जाएगा? ऑप्शन संख्या ए आंसर कर देंगे। ठीक है, और अगर इस आंदोलन के संस्थापक पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे? तो आप कहोगे सर सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, क्या है? तो सर सैयद अहमद बरेलवी जो है तो ये क्या है? तो ये इस आंदोलन के प्रमुख हैं, संस्थापक हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सैडलर आयोग का संबंध किससे? देखो सैडलर आयोग जो है ना ये 1917 में आ रहा है और किसके समय में आएगा? तो चेम्सफोर्ड के समय में। ठीक है, किसके? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1917 में सैडलर आयोग आ रहा है और ये किससे संबंधित है? न्याय से, राजस्व से, पुलिस से या फिर शिक्षा से? क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कहां पर 1937 के आम चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएगा। तो 1937 में चुनाव हुए थे और इन चुनाव में अगर हम लोग बात करेंगे तो कांग्रेस को कहां पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था? बताइएगा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर कर देना, क्या आ जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर दोगे, क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, बिहार और उड़ीसा में, संयुक्त प्रांत में, मध्य प्रांत में और साथ ही साथ मद्रास और बंबई में। तो इन सभी जगहों पर हम लोग बात करेंगे, क्या आ जाएगा? तो स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था? बताइएगा, यंग इंडिया है, नवजीवन है, नवभारत है या फिर नवशक्ति है? क्या आ जाएगा? तो नवजीवन की बात करेंगे। ठीक है, नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, ये सब गांधी जी की पत्रिकाएं हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो जो यंग इंडिया है ना, ये क्या हो रहा है? तो यंग इंडिया जो है ये नवजीवन में परिवर्तित हो गया था और ये दोनों यंग इंडिया और नवजीवन किसकी पत्रिका है? तो आप कहोगे गांधी जी की पत्रिका है। और यंग इंडिया जो है ये क्या हो रहा था? तो यंग इंडिया अगर हम लोग बात करेंगे, सॉरी यंग इंडिया अगर हम लोग बात करेंगे तो यंग इंडिया क्या हो जा रहा है? तो ये यंग इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो यंग इंडिया जो है ये क्या हो रहा है? ये हरिजन में परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? आपसे पूछ रहा था कौन सा पत्र हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था? तो क्या हो जाएगा? तो यंग इंडिया अगर हम लोग बात करेंगे गांधी जी की पत्रिका और ये हरिजन बंधु में परिवर्तित हो जा रही है। हालांकि यंग इंडिया और नवजीवन ये दोनों ही किसकी? गांधी जी की पत्रिकाएं हैं। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था, बताइएगा क्या आ जाएगा? स्वदेशी आंदोलन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1905 में इसका प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, क्यों किया गया था भाई? बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण रोकने के लिए, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग के लिए या फिर प्रेस अधिनियम को समाप्त करने के लिए? क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर कर दोगे तो बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, किसके? तो बंगाल विभाजन के विरोध में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? ए आंसर करोगे। कब चल रहा है स्वदेशी आंदोलन? तो 1905 में चल रहा है। ठीक है, जब बंगाल विभाजन हुआ था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में हिस्सा लिया था? देखो 1907 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हो रहा है? सूरत अधिवेशन हो रहा है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? क्या कहोगे? तो आप कहोगे रास बिहारी कौन है? तो रास बिहारी घोष है। ठीक है, कौन है? तो रास बिहारी घोष हैं 1907 के सूरत अधिवेशन में। और इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, एक नरम दल और दूसरा क्या हो जाएगा? गरम दल। ठीक है, 1907 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1907 में क्या हो रहा है? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हो रहा है और इस सूरत अधिवेशन में अगर हम लोग बात करेंगे तो रास बिहारी घोष जो है वो क्या कर रहे हैं? तो रास बिहारी घोष जो है ठीक है अध्यक्षता कर रहे हैं और इस अधिवेशन में नरम दल गरम दल दो भागों में कांग्रेस जो है वो बट गई थी। और आपसे पूछ रहा है कि इस अधिवेशन में 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में किसने भाग लिया था? तो रादरफोर्ड है, मॉर्ले है, मिंटो या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करिएगा। चलिए जल्दी से सारे मेरे भाई आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे? तो डी आंसर कर दोगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या आ जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इस सूरत अधिवेशन में हिस्सा लिया था किसने? तो नेविंसन ने लिया था, वही जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान है।
H.W. नेविंसन ने हिस्सा लिया था, जो कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत में मौजूद था। तो ऑप्शन संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हिस्सा लिया था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। असहयोग आंदोलन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? औपनिवेशिक स्वराज की प्राप्ति करना इसका लक्ष्य था, स्वराज की प्राप्ति करना इसका लक्ष्य था, संपूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति करना इसका लक्ष्य था, इनमें से कोई नहीं। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ है और इस असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या है? क्या आंसर कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे औपनिवेशिक स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था इसका उद्देश्य क्या था? तो आप कहोगे औपनिवेशिक स्वराज की प्राप्ति करना इसका लक्ष्य था। ठीक है, और स्वराज की प्राप्ति जो है तो वो तो आपको 1929 के लाहौर अधिवेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहां पर? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वराज की मांग की जा रही, पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बाद में परिवर्तित नाम हरिजन सेवक समाज का प्रथम अध्यक्ष था? अध्यक्ष आपसे पूछ रहा, बताइएगा। हरिजन सेवक समाज ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग का अध्यक्ष कौन था? हरिजन सेवक समाज का पहला अध्यक्ष कौन था? भीमराव अम्बेडकर है, घनश्याम दास बिड़ला है, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे क्या जाएगा। तो हरिजन सेवक समाज की हम लोग बात करेंगे तो इसे कहें पहले अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा? तो देखो, जो हरिजन सेवक समाज है ना, इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं? आपसे अगर ये पूछा जाए कि स्थापना किसने की है, तो स्थापना आप कहोगे गांधी ने की है। ठीक है, किसने? तो स्थापना अगर आपसे पूछा जाए हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने की है, तो आप कहोगे गांधी ने। ठीक है, और इसका जो पहला अध्यक्ष है वो किसको? तो घनश्याम दास बिड़ला को बनाएंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो बी आंसर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन ने गांधी जी का अनुयायी बनने की प्रेरणा दी? खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, खादी, क्या हो जाएगा? तो कौन सा आंदोलन है, कौन सा सत्याग्रह है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो गांधी जी से प्रभावित हो रहे हैं और उनका अनुयायी बनने का निश्चय कर रहे हैं? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो आंसर कर देंगे खेड़ा सत्याग्रह, जो कि गुजरात में हो रहा है 1918 में। और इसी सत्याग्रह में सरदार पटेल की मुलाकात जो है वो गांधी जी से हो रही है और यहीं पर वो गांधी जी का अनुयायी बनने की प्रेरणा लेते हैं। तो खेड़ा सत्याग्रह हो जाएगा 1918 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता का है? बताइएगा क्या जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, चलिए जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे, क्या जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता का है? आंसर हो जाएगा आपका हर्बर्ट सैमुअल ने। ठीक है, किसने? हर्बर्ट सैमुअल ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से स्वराज दल में किसका नाम सम्मिलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, वल्लभ भाई पटेल, हकीम अजमल खान। तो अगर हम लोग स्वराज दल की बात करेंगे तो स्वराज दल में किसका नाम संबंधित नहीं है? क्या हो जाएगा? देखो, स्वराज पार्टी जो है इसकी स्थापना कब हो रही है? तो 1923 में हो रही है। कौन करेंगे? तो एक तो देखो सीआर दास है, चितरंजन दास है, और दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो दूसरा मोतीलाल नेहरू है। ठीक है, कौन है? तो सीआर दास है और मोतीलाल नेहरू है। तो ये दोनों लोग मिलकर के क्या करते हैं? स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं 1923 में। ठीक है, और इसमें कौन शामिल नहीं था? तो आंसर कर दोगे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, क्या जाएगा? तो वल्लभ भाई पटेल शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कैबिनेट मिशन के सदस्य भारतीय राजनीतिक उलझनों को हल करने के लिए निम्नलिखित नेताओं से मिले थे? मोहम्मद अली जिन्ना, गांधी जी, अबुल कलाम आजाद, या फिर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। कूट के आधार पर आंसर करना, बताएगा क्या जाएगा। तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य है, कैबिनेट मिशन के जो सदस्य हैं भारतीय राजनीतिक उलझनों को हल करने के लिए निम्नलिखित नेताओं से मिले थे। ठीक है, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना है, अबुल कलाम आजाद है, महात्मा गांधी है। उनके मिलने का क्रम, अच्छा क्रम आपको बताना है। ठीक है, कि किस क्रम में लोगों से मिले थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन के जो सदस्य हैं तो वो किस क्रम में लोगों से मिले थे, ये आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले अबुल कलाम आजाद से मिले थे, क्योंकि इस समय यही अध्यक्ष थे। ठीक है, क्या जाएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे अध्यक्ष यही थे। तो सबसे पहले क्या रहा? अबुल कलाम आजाद से मिल रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किससे? मोहम्मद अली जिन्ना से मिल रहा है। और फिर सबसे लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे किससे? गांधी से मिले थे। तो क्रम आपको बताना था, तो क्रम हो जाएगा सबसे पहले कौन? अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बन रहे हैं। फिर इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे, और लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो महात्मा गांधी से मुलाकात हो रही है। ठीक है, तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। हम लोगों ने टॉप 50 हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब देखो आप क्या कर रहे हो, अब आप बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, और जब आप बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो ना,
तो प्रश्नों का जो स्तर है, जो प्रश्नों का लेवल है ना, वो भी थोड़ा सा आगे बढ़ करके होगा, एक कदम आगे बढ़ करके होगा। तो आपको अपना लेवल बढ़ाना होगा। आप ये नहीं कह सकते हो हम ये नहीं पढ़ेंगे या ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे या फिर ये वाली तैयारी करनी होगी, ठीक है, क्योंकि आप बड़ी परीक्षा देने आ रहे हो तो फिर प्रश्नों का स्तर भी थोड़ा सा बड़ा होगा, एक कदम आगे बढ़ करके होगा। अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है ना, अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम लोगों को पढ़ना होगा, और वही कार्य हम लोग कर रहे हैं। हम लोग एनसीईआरटी के हिस्ट्री के बेहतरीन वाले क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जहां से आपके एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न बन सकते हैं। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको पर्सनली नोटिफिकेशन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।